कांग्रेस मुक्त भारत के एजेंडे के साथ 2014 के चुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब शायद शिफ्ट हो गया। कभी गठबंधन के जरिए राज्यों की राजनीति में दाखिल होकर सहयोगियों को धीरे धीरे करके कमजोर करने और फिर उस राज्य पर काबिज होने के लिए ख्यात रही बीजेपी की नजर अब देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों पर है, जिसे तोड़ने के लिए या तो वो उन पार्टियों के नेताओं को अपने में शामिल करवा ले रही है या फिर पूरी की पूरी पार्टी को ही तोड़ने में मदद कर दे रही है, और जिसका हालिया उदाहरण महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई बगावत के तौर पर सामने आया है। नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अभी कहने के लिए तो एनसीपी में जो बगावत हुई है वो एनसीपी का अपना अंदरूनी मामला है। कहने वाले कह सकते हैं कि चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ, चाचा ने अपनी बेटी को पार्टी सौंपी तो भतीजे ने पार्टी तोड़ दी, इसका बीजेपी से क्या लेना देना है। लेकिन यही तो बीजेपी की चाणक्य नीति है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब अजित पवार, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं, तो बिना बीजेपी की मर्जी के तो ये हो ही नहीं सकता था, और ऑफर भी बीजेपी को ही करना था, क्योंकि बड़ी पार्टी तो महाराष्ट्र में वही है। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र चलाया और फिर करीब 24 साल से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनी एनसीपी टूट गई, और ऐसी टूटी कि उसे खड़ा करना अब बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि शरद पवार की उम्र अब 80 के पार है। और एनसीपी ही क्यों, इसके पहले का उदाहरण भी तो महाराष्ट्र से ही है। शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन 1989 से ही चला आ रहा था। तब शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी और बीजेपी छोटे भाई की। उस चुनाव में शिवसेना ने महाराष्ट्र के 288 में से 183 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी ने महज 104 सीटों पर। हालांकि सरकार कांग्रेस की ही बनी, लेकिन गठबंधन कायम रहा। फिर 1995 में बीजेपी 116 सीटों पर चुनाव लड़ी, शिवसेना घटकर 169 पर आ गई। लेकिन नतीजे आए तो शिवसेना बीजेपी गठबंधन में कुछ निर्दलीयों के सहारे सरकार बना ली और शिवसेना के मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1999 से लेकर 2009 तक के चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन यूं ही बना रहा, लेकिन 2009 आते आते बीजेपी की सीटें शिवसेना से अधिक हो गई। 2014 चुनाव में तो बीजेपी ने शिवसेना से अधिक सीटों पर चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में गठबंधन टूट गया और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कुल 122 सीटें आ गईं, जबकि शिवसेना 63 पर सिमट गई। ये पहला ऐसा विधानसभा चुनाव था जो बाल ठाकरे की गैर मौजूदगी में हुआ था, क्योंकि 2012 में ही बाल ठाकरे का निधन हो गया था। 2019 लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना के बीच क्या क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं। और 2022 में तो बीजेपी के शहपर कभी बाल ठाकरे के बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी पार्टी को ही तोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा भाई होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनवाया। और अब हाल ये है कि शिवसेना दो ऐसे टुकड़ों में टूट चुकी है कि शिवसेना है कहाँ वो तो शिव सैनिकों को भी नहीं पता है। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ महाराष्ट्र की ही इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, और भी तमाम उदाहरण है। और बड़ा उदाहरण देखना है तो बिहार देख लीजिए। बीजेपी ने वहां की 3-3 क्षेत्रीय पार्टियों पर ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक की है कि उनको अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिहार में एक नई पार्टी बनी थी, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी ने बनाई थी। 2020 चुनाव से ठीक पहले शीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो मुकेश सहनी मौजूद थे, लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी ने 11 सीटें दी, 4 पर जीत हुई। मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया गया, वो भी 1.5 साल के लिए, मंत्री भी बनाया। फिर एक विधायक का निधन हो गया, 3 विधायक बीजेपी में चले गए। मुकेश सहनी एमएलसी भी नहीं रहे, मंत्री भी नहीं रहे, और पूरी पार्टी ही खत्म। लोजपा के साथ भी तो यही हुआ है। रामविलास पासवान का निधन हुआ तो उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने पार्टी पर दावा कर दिया। 6 में से 5 सांसदों को लेकर पार्टी पर अधिकार जता दिया। बीजेपी भी मान गई, पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग अलग थलग पड़ गए, पार्टी भी 2 फाड़ हो गई, चुनाव चिन्ह भी चला गया, और अब चाचा भतीजे आपस में ही लड़ रहे हैं। बाकी भूलना तो बिहार में जेडीयू को भी नहीं चाहिए, जहां नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे आरसीपी सिंह को पहले बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया, और जब जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूटा तो फिर आरसीपी बीजेपी के साथ चले गए। नीतीश के एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी ने क्या किया, ये किसी से छिपा नहीं है। पहले कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए, पार्टी बनाई, फिर जेडीयू के साथ आए, पार्टी का जेडीयू में मर्जर किया, और फिर अब कुशवाहा अलग पार्टी बनाकर एनडीए के सहयोगी हैं। कुछ ऐसा ही हाल नीतीश कुमार के एक और सहयोगी जीतन राम मांझी का भी हुआ। इन सब के साथ रही बीजेपी ने इन सब के कद को छोटा करके
बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का दर्जा हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही देख लीजिए। अपर्णा यादव सपा के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं और बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के जीते जी ही अपर्णा को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। कोशिश तो थी कि चाचा शिवपाल को भी बीजेपी तोड़ ही ले, लेकिन वो नहीं टूटे। हालांकि पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि लगातार दूसरा विधानसभा चुनाव भी हार गई। हरियाणा में तो बीजेपी ने चौटाला परिवार को ही तोड़ दिया। दुष्यंत चौटाला को जब लोकदल से बाहर किया गया तो दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी बनाई जननायक जनता पार्टी जेजेपी, और बीजेपी ने हरियाणा में चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत को कमजोर करने के लिए जेजेपी से हाथ मिला लिया। खुद की भी मजबूरी थी, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी के बीच खींचतान चल रही है, उससे ये तय है कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक टिकने वाला है नहीं, और अब बीजेपी जेजेपी को भी किनारे लगा देगी। बीजेपी ने कोशिश तो ममता बनर्जी के टीएमसी को तोड़ने की भी की थी। शुवेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय और बाबुल सुप्रियो तक को तोड़ा, अपने पाले में किया। टीएमसी के 30 से ज्यादा विधायक भी तोड़ डाले। हालांकि टीएमसी टूटी नहीं, बल्कि 2021 के विधानसभा चुनाव में उसने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया। और बात जब बंगाल की चली है तो पूर्वोत्तर पर भी नजर डाल ही लीजिए, जहां क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आकर बीजेपी ने उन्हें कमजोर ही किया है। असम में कभी असम गण परिषद की जूनियर रही बीजेपी अभी वहां सत्ता में है। मणिपुर में भी समता पार्टी के साथ बीजेपी ने शुरुआत की। साल 2001 में राधा विनोद कोइजम सीएम बने थे और अब 2017 से ही मणिपुर में बीजेपी की अपनी सरकार है। बाकी बात पूरे देश की हुई है तो दक्षिण भारत को अछूता कैसे छोड़ सकते हैं। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएम के 2 हिस्सों में टूट गए। कहने के लिए शशिकला और पनीर सेल्वम के बीच सत्ता की लड़ाई की वजह से यह बंटवारा हुआ, लेकिन हकीकत ये भी है कि तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पार्टी पनीर सेल्वम गुट वाली एआईएडीएम के ही है। तो कुल मिलाकर अब बात यह है कि बीजेपी एक एक करके अब क्षेत्रीय दलों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर या तो उन्हें कमजोर कर रही है, या फिर जो पहले से ही थोड़े कमजोर हालात में हैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ दे रही है। अब इसे मोदी शाह की चाणक्य नीति कहिए या फिर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। अगर ये यूं ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या उंगली पर गिनने लायक ही बच पाएगी। अभी के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।